आपकी ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े सारे फैसलों को और आसान बनाने के लिए हम आज से आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जिसका नाम है एआई मार्केट डेटा अनिल्स इनसाइट्स। सर उसमें भी मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल है, लेकिन ये है क्या एग्जैक्टली, क्या मकसद है, क्यों बनाया है? तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप निवेश करते हैं तो बाज़ार के कई सारे डेटा देखते हैं। वो डेटा आपके निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, सेंसेक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, बाज़ार की चाल से रिलेटेड हो सकते हैं, तकनीकी तौर पर हो सकते हैं। वो डेटा आपके एफआईज और घरेलू फंड्स के आंकड़ों के तौर पर हो सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स के हो सकते हैं, सोना चांदी मेटल्स कमोडिटीज़ के हो सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि किसी पर्टिकुलर दिन, जिस दिन आप किसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने जा रहे हैं, उस दिन कौन से डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस डेटा में से कौन से देखना चाहिए। और एक कॉमन ट्रेडर या इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आसान है कि वो मिस कर जाए, क्योंकि हम जब सुबह शाम बाजार का विश्लेषण करते हैं तब भी हम कई बार मिस कर जाते हैं। और आपको तो पता है, हम कई बार शो के बाद डिस्कस, अरे आज ये बात करनी रह गई थी, ये डिस्कस करना था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मिस हो गया, है ना। सो ये मिस ना हो आपके काम के सारे डेटा, और इसलिए हमने इसको एक साथ कंपाइल करके रखने की कोशिश की है ताकि आपको एक अंदाज़ा लग पाए ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, हमारे मार्केट्स में क्या चल रहा है, क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसके दम पर आपको उस दिन का और कुछ लंबे समय का बाजार का ट्रेंड पता चले। अगर आपका और पूरी तरह से ये डेटा इस लिहाज से कंपाइल कर रहे हैं हम, जो आपको एक सही और सटीक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करें। तो हम नाम काफ़ी ढूंढ रहे थे, तो हमें टीम ने सजेस्ट किया कि आजकल सारी चीज़ें ये कहाँ ढूंढी जाती है, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हाँ, तो फिर मुझे ये बोला कि क्यों ना फिर इसका नाम अनिल्स इंटेलिजेंस, मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अपनी इनसाइट तक ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस ना आर्टिफिशियल है, बट ये पैरेलल बहुत अच्छा बैठा, एआई। तो हमने कहा कि बजाय इंटेलिजेंस हम लिखेंगे अनिल्स इनसाइट। तो हम कुछ इनसाइटफुल आपके डेटा आपके सामने रखेंगे जिसकी शुरुआत हम आज से करें। देखिए, समझिए, और आप अपने सुझाव भी दीजिए कि क्या आपको लगता है कुछ मिसिंग है या इसमें कुछ बदलाव कर, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं आज से। धीरे धीरे आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी, हम भी रिफ़ाइन करेंगे। लेकिन अगर कोई और ऐसे डेटा है जो आप समझते हैं कि आपको जानना ज़रूरी है, वो हम आपके लिए तैयार रखें। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली आपका समय इस बात में व्यर्थ न जाए कि मेरे को ये डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए, मैं कैसे ढूंढ के लाऊं। हम कोशिशें करेंगे वो डेटा हम आपको देने की, ताकि आपको रेडीमेड ऑन द प्लेटर मिले। बिल्कुल, चलिए लाइफ को आसान करने का ही प्रयास हम कर रहे हैं दर्शकों के लिए। तो सर, सबसे पहले मार्केट के जो बिग डेटाज हैं वो बताएं। हाँ, तो इन डेटा को हम थोड़ा पार्ट में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर सकें। कुछ मार्केट डेटा होंगे, कुछ एफआईज के डेटा होंगे, कुछ ग्लोबल मार्केट्स के डेटा होंगे, अलग अलग तरह के डेटा जब जैसे आएंगे वो निकल के आएंगे। तो पहले आज मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं बताना चाहता हूँ जो पिछले हफ्ते के अंत तक के बनकर आए हैं, जो आज बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, 24,950 और 25,250, 24,950, 25,250, ये 300 पॉइंट की रेंज बाजार काफ़ी लंबे समय से इस रेंज में फंसा हुआ था। न 25,250 के ऊपर बंद हो रहा था, न 24,950। शुक्रवार को इस रेंज को क्लोजिंग बेसिस पे बाजार ने तोड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, जो 225 पॉइंट की कमज़ोरी रही है निफ्टी में शुक्रवार को, ठीक है, ये 0.9% की है। 12 जून के बाद की इंट्राडे की क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब एक दिन की क्लोजिंग बेसिस पे सबसे हाईएस्ट। मतलब आप समझिए लगभग नेहा, आप ये समझिए कि 5 हफ्तों में कभी आप इतना नहीं गिरे 225 पॉइंट, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं रेंज में फंसा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते थे। लेकिन जो रेंज में फंसा है, रेंज के निचले स्तरों पर जो पहुँचा है, वो 12 जून के बाद की सबसे बढ़िया। तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा जो है, निफ्टी 1 महीने के निचले स्तरों पर आ चुका है, रेंज को तोड़कर निचले स्तरों पर है। चौथा इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये कि जो लोग तकनीकी देखते हैं, मैं नहीं देखता, लेकिन मैं देखूँ ना देखूँ, अगर काम का डेटा तो हमने कहा वो सामने रखा जाए। कई लोग ट्रेडिंग डिसीजन अपनी इस बेसिस पे देखते हैं। तो शुक्रवार को 25,055, जो 50 दिनों की मूविंग एवरेज है निफ्टी की, उसके नीचे शुक्रवार को बंद हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेटा। और सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट डेटा ये है नेहा कि पूरे दिन, ये लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने 50 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे बंद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे दिन भर ट्रेड किया है। यानी कि निर्णायक तौर पर 50 दिनों की मूविंग एवरेज को निफ्टी ने तोड़ा ही है। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है जो शायद आपको पता नहीं होगा कि शुक्रवार को, ये जो पिछला शुक्रवार था, लगातार 4 हफ्तों से निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है। वीकली बेसिस पे लगातार निफ्टी की गिरावट है।
पिछली बार अक्टूबर 2024 में ऐसा हुआ था, यानी अक्टूबर जुलाई, यानी आप करीबन आप समझिए 9-10 महीने बाद ऐसा हुआ है कि निफ्टी लगातार 4 हफ्तों तक घट रहा है। Yes. ये बिकवाली की क्वांटम से ज़्यादा बिकवाली की साइकोलॉजी बताता है, क्योंकि गिरे आप ज़्यादा नहीं हैं, आपने 25,600 के आसपास का हाई बनाया, वहाँ से नीचे आए। सो ऐसे पॉइंट्स में आप देखेंगे तो 700-800 पॉइंट घटे हैं, लेकिन 4 हफ्तों से आप लगातार गिर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ा डेटा है कि बैंक निफ्टी लगातार 3 हफ्तों से कमज़ोर था। पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने अपनी कमजोरी तोड़ी। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते 0.5% ऊपर बंद हुआ है, जबकि पूरे ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार चौथे हफ्ते नहीं गिरा, बल्कि ऊपर बंद हो गया। अब आइए 2 और इंडेक्स जो आपके हमारे सबके बड़े काम के हों, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, इनका हाल कैसा है। स्मॉल कैप इंडेक्स परेशान कर रहा है छोटे इन्वेस्टर्स को। करेक्ट। लगातार 7वें दिन कमजोरी के साथ बंद हुआ, नेगेटिव बंद हो रहा है 7 दिन से। 7 सेशन ऐसे होंगे लगातार। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी निफ्टी की तरह ही 1 महीने के निचले स्तरों पर जाकर पहुंचे। निफ्टी भी 1 महीने के, तो इसलिए ये सारे डेटा हैं जो मार्केट से रिलेटेड है, जो आपको जानना समझना। इससे मार्केट का मूड, माहौल, साइकोलॉजी और लेवल से आपको पता चलेंगे अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो। वंडरफुल। चलिए, ये तो बिग मार्केट डेटा हो गया सर, लेकिन FIs DIs, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है समझने के लिए कि अब इन यहाँ से निवेश की रणनीति क्या ये अपना रहे हैं, इसका बिग डेटा क्या है? तो देखिए, FIs के डेटा में 2-3 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 14-14.25% के आसपास पहुंच गई है, और ये 5 महीनों के निचले स्तरों पर है। 11 फरवरी को पिछली बार ऐसा हुआ था जब FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 14% के आसपास पहुंची थी। तो इसका मतलब क्लियर कट है। और इस सीरीज की शुरुआत भी FIs ने 38% से की थी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, उससे आधी रहेगी, आधी से भी कम, राइट। सो FIs लगातार बिकवाली के मूड में, ये साफ दिख रहा है। दूसरा आइए घरेलू फंड्स। अब FIs की बिकवाली के सामने घरेलू फंड्स ने लगातार 15 दिनों से खरीदारी कर रहे हैं। और ये पिछली बार लगातार 15 दिनों की खरीदारी जो हुई थी, काफ़ी समय पहले हुई थी, तो FIs के सामने घरेलू फंड पूरा। अच्छा, एक और मजे की बात है, डेटा देखिए, पूरा जुलाई का महीना लगभग FIs घरेलू फंड ने खरीदारी की। खाली एक 4 जुलाई को एक छोटी बिकवाली हुई थी। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो जुलाई का महीना लोकल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और FIs मोर और लेस बिकवाली के मूड में है। अब पिछले हफ्ते की बात करें, पिछले हफ्ते बड़े इंटरेस्टिंग, दोनों ने FIs और घरेलू फंड ने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। DIs की तरफ से 17,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है, तो FIs की तरफ से 13,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। अब देखिए पॉइंट क्या है, FIs जितना बेच रहे हैं कैश में, उससे ज़्यादा घरेलू फंड खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार घट क्यों नहीं? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि हम FIs के डेटा को ज़्यादा थोड़ा सा वजन देते हैं मूड, माहौल, डायरेक्शन के लिहाज से, और दूसरा FIs के सिर्फ कैश मार्केट के डेटा देखने से सफिशिएंट नहीं है काम। जब आप इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाते हैं तो फिर उनकी बिकवाली की मात्रा बढ़ जाती है, और ये वजह है, ये दोनों कारण है कि FIs घरेलू फंड ने ज़्यादा खरीदा है पिछले हफ्ते, उसके बावजूद बाजार नीचे बंद हुए हैं। ये आपके FIs और बड़े DIs के AI डेटा। वाह, ये बहुत डिटेल में आपने बताया। अच्छा सर, अब थोड़ा ग्लोबल डेटा भी टच अपॉन कर लिया जाए, यहाँ पे क्या कुछ हुआ है? यही अच्छे हैं जो कुछ अच्छा है मार्केट में सिर्फ यही है, और जो हमारे देश के बाहर है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी आपका डबल सेंचुरी डाउन है हमारी है। 50 पॉइंट ऊपर नेस्डेक बंद हुआ है, 25 पॉइंट ऊपर आपका S&P 500 शुक्रवार को बंद हुआ। लगातार 5वें दिन S&P 500 ने रिकॉर्ड बनाया है नया, लगातार 5 दिन से, और नेस्डेक लगातार 30 दिन रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है। हर रोज हाई बना रहे हैं। सोचिए, उनके पास टैरिफ और ट्रम्प का डर है, उसके बावजूद डर के आगे जीत है उनकी, ठीक है। इस साल के लोएस्ट लेवल से, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका अपने लोएस्ट लेवल से 32% और S&P 500 32% और नेस्डेक 43% दौड़ा हुआ है। तो ये 2 इंडेक्स रिकॉर्ड बना रहे हैं। डाउ भी अपने रिकॉर्ड से ज़्यादा दूर नहीं है, महज 170 पॉइंट दूर है डाउ लाइफ हाई से। 4 दिसंबर को पिछली बार उन्होंने लाइफ हाई बनाया था 45,073 का, सिर्फ 170 पॉइंट दूर है डाउ भी। सोने चांदी में आपको लग रहा होगा इतना महंगा है, इतना महंगा, हमारी पहुंच के बाहर है, लेकिन लगातार 30 दिन सोना और चांदी कमज़ोर बंद हुए हैं। वीकली क्लोजिंग उनकी कमज़ोर आ रही है। इसका मतलब क्लियर है कि ट्रम्प का डर, टैरिफ का डर, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा, प्लस ग्लोबल लड़ाइयों का डर कि जो भी आपस में रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, ईरान, वॉट नॉट, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, अब तो वो भी लड़ रहे हैं, एंड फॉर वेरी डिफरेंट रीज़न।
मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट कुल मिला के ये कि सोना चांदी उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, न टैरिफ पर दे रहे हैं न ट्रंप पर दे रहे हैं, और लगातार तीसरे हफ्ते कमज़ोर होते रहे हैं। तो ये बड़े डेटा आपके ग्लोबल मार्केट्स हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के बड़े डेटा, ये डेटा तो हो गए, डेटा के साथ ही एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो डेटा नहीं है लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। तेज़ी की तो बात हमने कर ली, अमेरिकी बाजार काफ़ी मजबूती के साथ बने हुए, लेकिन 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स में, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ट्रंप ने इस वीकेंड पर यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली है, टैरिफ डील साइन हो चुकी है। आपको याद होगा पहले उन्होंने 30% टैरिफ लगाया था ईयू पे, बड़े गुस्से में लगाया था, धाड़ ये ले टैरिफ, ठीक है, और अब जाके वो डील की है उन्होंने 15% पे। ये एक अच्छा संकेत है। उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, वो हमारे काम की चीज़। हमारे काम की चीज़ इसमें एक है, और वो ये कि अभी भी स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% की जो टैरिफ, ग्लोबल टैरिफ उन्होंने लगाई है, वो जारी रहेगी। स्टील और एल्यूमिनियम आप अमेरिका में डंप नहीं कर पाएंगे, अमेरिका में एक्सपोर्ट आसानी से नहीं कर पाएंगे, ये अभी तक क्लियर कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी डील, इतने बड़े देश, यूँ में कितने 17 देश हैं मेरे ख्याल से, 27 देश हैं, 27 देशों के साथ डील हो जाना एक अच्छा रिलीफ वाला संकेत। तो आपका ईयू हो गया, ब्रिटेन हो गया, धीरे धीरे करके एक एक करके बड़े बड़े देश आ रहे हैं, जापान हो गया। तो अब 1 तारीख कब है? 1 तारीख को ही है, ओवर द वीकेंड, शुक्रवार को है, डी डे इज ऑन शुक्रवार। देखते हैं हमारी डील 1 अगस्त के पहले हो पाती है नहीं। हाँ, चीन के साथ जरूर उन्होंने कहा कि हमारी डेडलाइन 12 अगस्त कर दी। उन्होंने चीन के साथ फिर से बातचीत की है शुरुआत, और अब वो 12 अगस्त तक की डेडलाइन रखी है। इस बीच अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का भी एक बड़ा बयान आया था। वो कह रहे थे भाई कि 1 अगस्त की डेडलाइन को नहीं हिलाएंगे, इसमें कोई ढील वील नहीं दी जाएगी, जिनको करना है कर ले। हम ट्रंप को सीरियसली लेते हैं, उनको कहाँ से देंगे, छोड़िए जाइए जी वाणिज्य मंत्री, ठीक है।